यस स्टूडेंट्स, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब आपको लग रहा होगा कि हमारे सिलेबस में तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का कहीं नाम भी नहीं है। सो व्हाई सर इज सेइंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स? सर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में क्यों बोल रहे हैं? इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि जेनेटिक्स में आई विल से 40 to 50% ओके 40 to 50% जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन अगर कौन सा है तो दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। हमने मेंडल पढ़ा, मेंडल के लॉज पढ़े, मेंडल की हिस्ट्री पढ़ ली। वी हैव सीन द सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा, हमने क्रोमोसोम देखा, सेल डिवीजन देखा, जीन इंटरेक्शन पढ़ लिया, हमने लिंकेज पढ़ लिया, ओके सेक्स लिंकेज पढ़ लिया। देन क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस के दो प्रकार पढ़ लिए, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस। उसके बाद हमने म्यूटेशन भी पढ़ लिया। सो देन हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का भी चैप्टर पढ़ लिया है। तो ये सब पोर्शन एक बाजू में और 50% पोर्शन आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एक बाजू में आता है। सो इतना वेटेज है इस टॉपिक को। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जितना भी स्टडी हम डीएनए के रिलेटेड में, डीएनए एंड आरएनए, इनका स्ट्रक्चर के रिलेटेड में, एज वेल एज डीएनए जो हमारा क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो क्या करता है? दैट इज़ आवर जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। वॉट एवर कैरेक्टर आपको मैं जो दिख रहा हूँ, आप जो खुद हो, कोई भी प्लांट हो, बीटी कॉटन की बात कर लो। बीटी कॉटन में अगर एक जीन नहीं होगा, कौन सा? क्रिस्टल प्रोडक्शन प्रोटीन नहीं हो, ये वो जीन अगर नहीं होगा तो उसको हम बीटी नहीं बोल सकते, उसमें बोलवर्म का अटैक हो जाएगा। सो आप समझ सकते हो कि हाउ मच एक एक जीन कितना इंपॉर्टेंट है। एंड जीन इज नथिंग बट इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो हो क्या रहा है? वट एवर कैरेक्टर इज गेटिंग एक्सप्रेस, जो भी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, दिस कैरेक्टर इज गेटिंग एक्सप्रेस ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? प्रेजेंस ऑफ डीएनए। तो डीएनए हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। यही हमारा सीपीयू है। ओके ये है सेल में, इसलिए सेल का वर्क एक्टिविटी चल रहा है। वही एक हमारा क्या है? गाइड है। क्या कैसा, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन से एंजाइम बनाने हैं, कौन से कैरेक्टर्स को किस तरह से प्रोड्यूस करना है। तो ये सब चीज़ें आपको क्यों, व्हाई दिस थिंग्स आर गेटिंग हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन अ डीएनए। अगर जीन्स नहीं होंगे तो हमारा कोई भी कैरेक्टर, अगर हमने अभी इसी की बात की, क्रिस्टल प्रोटीन, ओके अगर क्रिस्टल प्रोटीन प्रोडक्शन का जीन नहीं होगा तो वहाँ पे वो प्रोटीन नहीं बनेगा और वहाँ पे लेपिडोप्टेरोन पेस्ट का रेजिस्टेंस नहीं होगा इन कॉटन। ओके तो ये सब क्यों पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, और उनके कारण जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो ऑल दिस प्रोसेस इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। 4-5 घंटे वी विल डेफिनेटली रिकॉर्ड 4 to 5 वीडियोज़। हम 4-5 वीडियोज़ को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे पहले। तो व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड में हम डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देन उसकी हिस्ट्री, ओके उसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि वाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ओके उसके बाद मॉडल पढ़ाया। ओके डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल हम देखेंगे 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। दैट मॉडल ऑल्सो वी विल स्टडी इन डिटेल। देन डीएनए रेप्लिकेशन, देन अनदर चैप्टर इज डीएनए रेप्लिकेशन। देन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का क्या प्रोसेस है? प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। और उसके बाद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से पहले हम जेनेटिक कोड पढ़ लेंगे। ओके जेनेटिक कोड। देन राइबोसोम और टीआरएनए के हेल्प से कैसे ट्रांसलेशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। देन
we will discuss about what? We will discuss about your gene regulation, that is operon model. So gene regulations, all these chapters we are going to study. इतने 4-5 6 चैप्टर आपको जो दिख रहे हैं उसको 5-6 घंटा रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी. ओके, आई विल मेक द वीडियोज इन डिफरेंट सेक्शन फॉर द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. डेफिनेटली वॉच इट केयरफुली. आपको इसको अच्छे से केयरफुली वॉच करना है हर टॉपिक को, और अच्छे से समझना है, इसके नोट्स बनाने हैं. ओके, और तब जाके आपका जेनेटिक्स का आधा पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में नहीं आती. ओके, दे विल नॉट एबल टू आंसर हाउ डीएनए इज गेटिंग रेप्लिकेट. ओके, और ये सब पूरे के पूरे चैप्टर जब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, कैसे ट्रांसलेशन होता है, एंड कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हाउ द एंजाइम्स गेटिंग रिएक्ट. ओके, कौन सा एंजाइम कब वर्क करता है, तो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस बाय वीडियो आल्सो. यहाँ पे मैं आपको एनिमेटेड वीडियोस लगाऊंगा, दैट इज़ नॉट माइंड. ओके, लेकिन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग. आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे. इस चैप्टर से पहले मैंने आपको एक सेक्स लिंकेज एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैं आपको एग्जाम्पल ठीक से दे नहीं पाया. सो हियर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल्स अगेन. ठीक है, तो देखिए हमने 1-2 मिनट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ. दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन दैट वाज रिमेन टू डिस्कस देयर, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, सो हमने सेक्स लिंकेज का चैप्टर डिस्कस किया था. उसमें हमने देखा कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर. 3 प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, गुणधर्म होते हैं. एक सेक्स लिंकेज होता है जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होने के कारण होता है, नॉट ऑन वाई के ऊपर अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे होलैंड्रिक कैरेक्टर. वो आपको पता है, द कैरेक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ वाई, दैट इज कॉल्ड एज होलैंड्रिक. एंड होलैंड्रिक कैरेक्टर इज एक्सप्रेस ओनली इन मेल. अब सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स आर जनरली एक्सप्रेस इन मेल एंड रेयरली एक्सप्रेस इन फीमेल, क्योंकि फीमेल इज जनरली कैरियर. ये हमने देखा था. तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है सेक्स लिंक्ड के या सेक्स लिंकेज के? पहला है कलर ब्लाइंडनेस, हमने देखा था. देन हीमोफिलिया, ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आता है. देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मेल पैटर्न ऑफ बार्डनेस. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स मेरे को आपको बताने थे. दैट इज रिलेटेड टू सेक्स लिंकेज. अब सेक्स लिमिटेड, देखिए सेक्स लिमिटेड मतलब ऐसा ट्रेट होता है जो होता दोनों में है लेकिन एक्सप्रेस ओनली इन वन. दोनों में एक्सप्रेस ना होने की जगह वो एक में ही एक्सप्रेस होता है. तो पहला है ब्रीड ग्रोथ. दाढ़ी जो है आनी दोनों में चाहिए, लेकिन आती किस में है? खाली मेल में, दाढ़ी और मूछ. फीमेल में आपने नहीं देखा होगा कि इतनी अच्छी सी दाढ़ी आई है, मूछ आई है. मेल में बहुत, मेल जो हम पुरुष लोग हैं स्टाइल रखते हैं, यहाँ से मतलब फ्रेंच कट रखते हैं, व्हाटएवर. क्यों? क्योंकि आपके पास वो कि दाढ़ी आती है. सो ब्रीड ग्रोथ जो है, ओके, फीमेल में मिल्किंग है. इसका ये मतलब नहीं कि मिल्किंग का ऑर्गन मेल में नहीं होता, होता है, बट मिल्किंग की जो एबिलिटी है, ओके, दैट इज इन फीमेल ओनली. ओके, कुछ हार्मोन्स के कारण हो गया, व्हाटएवर. ओके, तो कुछ कैरेक्टर्स मेल में एक्सप्रेस होते हैं ओनली, कुछ कैरेक्टर्स होते दोनों में हैं लेकिन एक्सप्रेस ओनली इन वन सेक्स. ओके, तो उसको हम बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, दिस कैरेक्टर्स मे बी बिकॉज ऑफ ऑटोजोम और मे बी बिकॉज ऑफ अल्लोजोम. अल्लोजोम मतलब सेक्स क्रोमोजोम. तो ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सेक्स लिंक्ड इज ओनली बिकॉज ऑफ अल्लोजोम, याद रखिए. सेक्स लिमिटेड मे बी इट इज बिकॉज ऑफ ऑटोजोम, जनरली ऑटोजोम से होते हैं, और मे बी इट कैन बी बिकॉज ऑफ सेक्स अल्लोजोम. सेक्स क्रोमोजोम मतलब अल्लोजोम. तो दाढ़ी बढ़ना, आपका प्रेगनेंसी हो गया. देखिए मिल्क प्रोडक्शन की एबिलिटी मैंने बोला फीमेल में होती है, मेल में वो ऑर्गन नहीं होता, ऐसा नहीं. ऑर्गन इज देयर बट दैट इज वो सुप्त, वो डॉर्मेंट है, नॉट इन डॉर्मेंट कंडीशन में होता है, वो डोमिनेंट नहीं होता, वो एक्सप्रेशन नहीं होता. सो दिस इज अबाउट द सेक्स लिमिटेड. और थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट. देखिए
सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर का मतलब होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो कैरेक्टर क्या होता है, एक्सप्रेस मोर इन वन सेक्स, कोई तो एक सेक्स में ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। जैसे हम अगर आप पीकॉक की बात करोगे, ठीक है, तो इसमें जो प्लूमेज होता है, पीछे वाला जो पिसारा होता है, तो मेल में एक्सप्रेस होता है, सो दैट एक्सप्रेस बेटर वे इन मेल। तो देखिए सेक्स इन्फ्लुएंस हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि फीमेल में नहीं होगा, लेकिन फीमेल में इतना बेटर वे में नहीं होगा। एग्जाम्पल, बार्डनेस इन ह्यूमन, टक्कल जो होता है वो मेल में ज़्यादा होता है। ओके, हॉर्न्स ऑन कैटल, देखिए अगर आप कैटल हॉर्न्स की बात करोगे तो मेल का हॉर्न जो है, जिसको सिंग बोलते हैं हम, वो मेल का डोमिनेंट होता है ऑलवेज। सो देखिए ये वाई, बिकॉज ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होगा, तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस हार्मोन्स क्या होता है, दैट कैरेक्टर इज गेट एक्सप्रेस इन बेटर वे इन पर्टिकुलर सेक्स। वो पर्टिकुलर सेक्स में क्या होता है, बेटर वे में एक्सप्रेस होता है। सो ये बस कुछ एग्जाम्पल्स थे, मैंने सोचा आपको वो रह गए थे तो आई हैव एक्सप्रेस हियर। नाउ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स किसको बोलोगे, आपको मैंने पहले ही बोला था, जहाँ पे भी वेर एवर वी आर गोइंग स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट्स सेलुलर एक्टिविटी, डीएनए की जो सेलुलर एक्टिविटी है वो इंक्लूडिंग रेप्लिकेशन, ओके, एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए और डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का इन्वॉल्वमेंट हो गया फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। ये सब चीज़ें आप जिस भी जगह कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग दैट इज अ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड एक दूसरी बात है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक प्रकार का एसिड है जहाँ पे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो हर सेल में, ओके, एक्चुअली देर आर टू फॉर्म ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, वन इज डीएनए एंड अनदर वन इज आरएनए। ओके, एनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये दो प्रकार के क्या है, फॉर्म ऑफ द न्यूक्लिक एसिड है। और हर सेल में, इन एवरी सेल देर इज द प्रेजेंस ऑफ 5 to 7, वेरी करता है आंकड़ा, ओके, दिस नंबर गेट वेरीज, तो 5 to 7% ऑफ डीएनए एंड आरएनए, तो इसमें कुछ मैक्सिमम आरएनए होगा, डीएनए होगा, दैट इज वेरी ओके, लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों मिला के 5 to 7% होता है इन एवरी सेल। इनका उतना कॉन्सेंट्रेशन है, उतना कंपोजिशन ऑफ ईच सेल है। ओके, दूसरी बात हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 1869 में मिक्सचर ने, ओके, फ्रेडरिच मिक्सचर बोलते हैं हम, उसने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के टाइम पे उसने उसको नाम दिया न्यूक्लियाई। और उसने कहाँ से आइसोलेट किया, दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम पस सेल, उसने पस सेल से आइसोलेट किया था। ओके, अब क्या हुआ, न्यूक्लियाई का नाम बाद में दिया गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियाई को नाम क्या दिया गया, न्यूक्लिक एसिड, एंड दैट नेम वाज गिवन बाय अल्टमन। ये नाम किसने दिया, अल्टमन ने दिया। सो दैट नेम वाज गिवन बाय अल्टमन, सो रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। ये क्यों नाम बदल रहा है, डीएनए को हम बोलते हैं, देखिए न्यूक्लिक एसिड दोनों का सेम ही है ना, डीएनए आरएनए, तो ये दोनों कॉमन है, न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या फर्क है, एक्चुअली जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए एंड आरएनए, दैट इज मेड अप बाय पेंटोज शुगर। वो किससे मेड अप होते हैं, ये पेंटोज शुगर के बने होते हैं। एंड पेंटोज शुगर इज नथिंग बट दैट इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। ये क्या है, 5 कार्बन, यहाँ पे आपको देख लीजिए, दिस इज अ C5, मतलब 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। दिस इज ऑल्सो C5, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो 5 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल का शुगर मॉलिक्यूल होता है, 5 कार्बन का शुगर मॉलिक्यूल होता है। अब फर्क क्या है,
कार्बन नंबर सेकंड पे आप देखिए, दिस इज अ कार्बन नंबर 1, दिस इज अ 2, दिस इज अ 3, दिस इज अ 4 एंड दिस इज अ 5। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। C5H10O5 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, बायोकेमिकल का फॉर्मूला ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम का है। डीऑक्सी राइबोसोम का क्या है? C5H10O4। तो यहाँ पे खाली यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है O4 एंड O5। इसका मतलब क्या है? ये जो पेंटो शुगर है उसमें कार्बन नंबर 2 से, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको राउंड दिख रहा है इस तरह से, कार्बन नंबर 2 से क्या हो रहा है? 1 ऑक्सीजन इज गेटिंग डिलीटेड, और राइबोस शुगर का कन्वर्जन किस में हो जाता है? डीऑक्सी राइबोस शुगर, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर आ रहा है, हाफ O2 बोलेंगे हम उसको, वी कैन से हाफ O2, या फिर O लिख सकते हो, लेकिन हम जनरली O इज़ नॉट इन ए सिंगल फॉर्म, जनरली वो O2 के फॉर्म में होता है। तो जब भी दो राइबोस शुगर से दो डीऑक्सी राइबोस शुगर बन जाएगा तो एक ऑक्सीजन O2 बाहर निकलेगा। ओके, दैट वी नो नाउ। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, ये बिकॉज ऑफ दिस क्या है? ये शुगर मॉलिक्यूल में फर्क है। राइबोज आरएनए में राइबोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। तो फर्क क्या है? खाली एक ऑक्सीजन कम है डीएनए में। ओके, ओनली 1 ऑक्सीजन इज लेस, कि बिकॉज डीऑक्सी, डी मतलब निकल जाना एंड ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। जिस भी शुगर से एक ऑक्सीजन निकल जाता है, दैट शुगर इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए। उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए। जिसमें राइबोज शुगर होती है उसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, या राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हो आप। तो दिस इज अबाउट द शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन व्हाट? डीएनए। नाउ व्हाट इज डीएनए? डीएनए अभी मैंने आपको बोला था कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड एज डीएनए। और न्यूक्लिक एसिड विच इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम न्यूक्लियोटाइड क्या है हम देखेंगे, हम जब मॉडल स्टडी करेंगे किसका? वाटसन एंड क्रिक का। दैट टाइम आई विल टीच यू ऑल द स्ट्रक्चर। हमें अभी इसी लेक्चर में हम डीएनए मॉडल, हम ये थोड़ा सा पहला लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें हम डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का मॉडल और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का कैसे डिस्कवर किया, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सो अब डीएनए प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। तो डीएनए इज प्रेजेंट इन 3 ऑर्गेनेल। एक होता है न्यूक्लियस में, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट में। ओके, सो डीएनए बेसिकली प्रेजेंट इन 3 ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन व्हाट? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन फोटोसिंथेटिकली ऑर्गेनिज्म। जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स है जैसे प्लांट्स हो गए, उनमें होता है। लेकिन हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो इन ऑल दिस थ्री ऑर्गेनेल डीएनए इज प्रेजेंट। हमारा जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक का, उसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, एक्चुअली वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल थे पहले, उसके बाद वो यूकैरियोटिक में एम्बेडेड हो गए। और उनमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। ओके, हमारा लीनियर होता है। हमारा जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, क्रोमोसोम भी लीनियर होता है। यहाँ पे डीएनए इज इन सर्कुलर। ओके, थोड़ा सा फर्क है। बाकी अब ये जो 3 ऑर्गेनेल है, ये तीनों के तीनों, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तीनों के तीनों ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन है, याद रखनी है। ओके, ये जितने भी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हम बोलते हैं, तो तीनों के तीनों जो ऑर्गेनेल है वो डबल मेम्ब्रेन है। थोड़ा सा फर्क है, इसमें न्यूक्लियर पोर होता है न्यूक्लियस में, आपका क्लोरोप्लास्ट में कुछ नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन में कुछ नहीं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इस तरह का फोल्डेड होता है, आपने देखा होगा। ओके, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये क्यों होता है, क्या होता है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल में आपने डिस्कस किया है। नाउ कंपोजिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए कंपोजिशन क्या है, किस किस का बना होता है। तो सबसे पहले पेंटोस शुगर हमने देखा था, C5H10O4। यहाँ पे ये आपका राइबोज शुगर है, तो आप अगर यहाँ पे O4 लिखोगे दैट विल बी कंसिडर एज द डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, या डीएनए का शुगर। तो ठीक है,
तो सबसे पहला अगर कंपोनेंट ऑफ डीएनए आप देखोगे तो डीएनए इज मेड अप बाय 3 कंपोनेंट्स। डीएनए 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ आने के बाद तैयार होता है। तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम्स टुगेदर इन अ स्पेसिफिक फैशन। अब कैसे क्या हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल नाउ। सो जो आपका जो डीएनए है, ओके, सो डीएनए जो है इट इज़ मेड अप बाय 3। पहला है आपका फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट मॉलिक्यूल जिसका H3PO4, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H3PO4। अगर आप यहाँ पे लिखोगे P, ये OH OH तो ये स्ट्रक्चर होता है H3PO4 का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। ओके, ये आपका H3PO4 का क्या है, स्ट्रक्चर है। ओके, अंडरस्टूड, सॉरी, ठीक है। नाउ तो ये है आपका फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा मॉलिक्यूल होता है पेंटोज शुगर। अनदर मॉलिक्यूल इज पेंटोज शुगर। दूसरा मॉलिक्यूल होता है आपका पेंटोज शुगर का। तो पेंटोज शुगर आपको पता है C5H10O4 ये वाली होती है डीएनए में। C5H10O5 दैट शुगर इज प्रेजेंट, राइबोज शुगर बोलते हैं, दैट प्रेजेंट इन आरएनए। तीसरा मॉलिक्यूल होता है, 3 ही मॉलिक्यूल होते हैं, दैट इज अ नाइट्रोजन बेसिस, NB बोलेंगे हम उसको। सो अलग अलग 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आर प्रेजेंट इन आरएनए आल्सो। थोड़ा बहुत डिफरेंस है दैट वी विल डिस्कस इन दिस स्लाइड। हम इस स्लाइड में हम देखेंगे। देखिए, फॉस्फेट ग्रुप में कोई बदलाव नहीं है। इट इज सेम इन शुगर डीएनए एज वेल एज आरएनए। डीएनए और आरएनए में इसका कोई फर्क नहीं होता, लेकिन आपका फर्क आता है कार्बन में। आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है डीएनए में एंड राइबोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इन आरएनए ओनली, डीएनए ओनली। मतलब ये शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, राइबोज शुगर प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। सो दैट इज ओनली डिफरेंस। अदरवाइज बाकी कोई शुगर में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक में ऑक्सीजन कम होता है, एक में ऑक्सीजन प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना होता है। फॉस्फेट का कोई डिफरेंस आता नहीं, लेकिन फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एज वेल एज इन आरएनए, वो दोनों में होता। नाउ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, अभी आपको यहाँ नाम दिख रहे होंगे। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। ये क्या है, 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस है। आपने एडेनाइन, गिबरेलिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल पढ़ा होगा। सो दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस। तो प्यूरिन जो है, प्यूरिन में 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनाइन एंड गिबरेलिन। मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए बता रहा हूँ। ये डीएनए जो पूरा बना होता है, ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर एक साथ आने के बाद होता है। आप देखोगे कंपोनेंट्स ऑफ 4 व्हीलर, स्टीयरिंग है, व्हील्स है ना, उसका छत, बाहर का छत है, ओके, डीजल है, आपका डीजल आपका इंजन है ना, बहुत सारे हैं, सीट्स है। तो ये सब कांच है, मिरर है, ये सब मिला के गाड़ी बनती है। तो ऐसे बहुत सारे टायर्स बनते हैं, बहुत सारे स्टीयरिंग बनते हैं, बहुत सारे मतलब स्ट्रक्चर बनता है। तो ये सब जब एक साथ आता है तो दैट वाज द कंपोनेंट्स ऑफ 4 व्हीलर। ओके, वैसे ही हमारा यहाँ पे कंपोनेंट्स किसके हैं, डीएनए के ये पूरे कंपोनेंट्स है। ये सब जब एक साथ स्पेसिफिक पैटर्न में आते हैं, कंपनी में गाड़ी जब बनती है तो क्या होता है, उनको एक स्पेसिफिक पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है। ओके, उनको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है इन द सेंस नट बोल्ट से हम उसको पैक करते हैं, फिट करते हैं, मशीन से फिट करते हैं और पूरी गाड़ी बनाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी है, ये मॉलिक्यूल्स एक साथ आने के बाद क्या बनता है, डीएनए। एक साथ मॉलिक्यूल एक साथ आने के बाद क्या बनता है, आरएनए। तो नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, आपको यहाँ दिख रहा होगा। एडेनाइन एंड गिबरेलिन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ओके, एडेनाइन एंड गिबरेलिन आर, प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल ए एंड जी है। पायरिमिडिन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। पायरिमिडिन जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द, ये नाइट्रोजन बेसिस के मॉलिक्यूल्स है। जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन्स है, ओके, इसको नाइट्रोजन बेस मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब पायरिमिडिन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ओके, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरेसिल। ओके, थायामीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, आपको जिस तरह से भी याद रखना है। तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है। और होता क्या है,
साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, एडेनिन एंड गुआनिन इज आल्सो प्रेजेंट इन बोथ, लेकिन थायमिन प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, यूरेसिल प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। तो दैट इज अ डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, इन प्लेस ऑफ थायामिन, ओके, आरएनए में यूरेसिल होता है एंड इन प्लेस ऑफ यूरेसिल डीएनए में थायमिन होता है। सो थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए एंड यूरेसिल इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन इन डीएनए। तो ये फर्क है। ओके, जब भी आपको पता है डीएनए से ही एमआरएनए बनता है, ओके, डीएनए से ही आरआरएनए बनता है। सो जब भी व्हेनेवर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ, ओके, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, तो क्या होगा, इन प्लेस ऑफ थायमिन वहाँ पे यूरेसिल रिप्लेस किया जाएगा। ओके, अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, सम टाइम इट हैपन्स, जनरली नहीं, जब भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वहाँ से जब भी एमआरएनए से डीएनए बनेगा, एमआरएनए से डीएनए बनेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे यूरेसिल को रिप्लेस किया जाएगा, किससे, यूरेसिल विल बी गेट रिप्लेस्ड बाय थायमिन। तो ये है आपका, दीज आर द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर हमने देखा। पायरिमिडिन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पायरिमिडिन्स, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। डीएनए में साइटोसिन तो होता ही है, आरएनए में भी साइटोसिन होता है, लेकिन यूरेसिल इज प्रेजेंट इन ओनली इन आरएनए, थायमिन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। सो दिस इज, ये आपको ये वाला स्लाइड पे आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, इसको निकालते रहना है। आपको स्ट्रक्चर इतना केयरफुली निकालने की जरूरत नहीं है, रेयरली क्वेश्चन कम्स। हाँ, आपको ये बस ये इसका केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। ये अगर आप नाम भी याद रख लोगे ये वाले तो भी चल जाएगा, कौन सा कहाँ पे है और क्या स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर डबल रिंग स्ट्रक्चर हो प्यूरिन्स का और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है पायरिमिडिन्स। तो ये सब चीज़ें याद रखिए, आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एज सच आपको याद रखना है, नहीं, एक रफ वे में, लेकिन नाम याद रखने। नाउ देखिए, ये 3 मॉलिक्यूल एक साथ आने के लिए मैंने 4 व्हीलर के एग्जांपल दिया था, तो नट बोल्ट वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे हम बॉन्ड यूज़ करते हैं। हियर वी आर यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन डीएनए। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डीएनए फॉर डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डेवलप होने के लिए 3 प्रकार के बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, और वो बॉन्ड क्या करते हैं, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक साथ लाने का काम करते हैं। दिस बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ दिस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो पहला बॉन्ड हम देख रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक, देखिए इतना ना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, नोबडी विल टीच यू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाँ, ओके, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 1। देखिए हमने बोला था कि पेंटोस शुगर में 5 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है। पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेसिस अटैच हो रही है, दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन डिलीट हो रहा है, डीऑक्सीराइबोज, तीसरे कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, चौथे के साथ कुछ नहीं होता, ये साइलेंट है, 5वें के साथ भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो समथिंग गेटिंग हैपनिंग विथ 4 कार्बन एक्सेप्ट 4th कार्बन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1, 2, 3 एंड 5 कार्बन के साथ कुछ हो रहा है, 4th कार्बन ऐसा है जिसके साथ कुछ नहीं होता, वो साइलेंट है, उसके साथ खाली 5th नंबर का कार्बन अटैच है, बस यही है, याद रखो। तो आपका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 1 एंड नाइट्रोजन बेस। अब उसमें भी प्यूरिन्स का नाइट्रोजन नंबर 9, तो इसको हम बोलेंगे C19। आपको यहाँ पे N9 बोलेंगे हम उसको, C1 ये कार्बन नंबर 1 और 9th नंबर का नाइट्रोजन मतलब उसको N9 बोलेंगे, सो दैट इज प्यूरिन। पायरिमिडिन C1N1, पायरिमिडिन C1N1, तो ये आपका C1 है, इधर नाइट्रोजन नंबर 1 है। सो दिस इज अबाउट द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट इन विथ कार्बन 1 एंड प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स। ओके, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए, होता क्या है, जब भी नाइट्रोजन बेस और कार्बन एक साथ आते हैं, वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, आपके यहाँ पे देखेगा OH ग्रुप और H बाहर निकलेगा और इनमें एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा। सो ये रिएक्शन वहाँ पे होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपको यहाँ पे दिख रहा है इन डीएनए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड NC लिंकेज, NC लिंकेज ही है, ये कार्बन 1 और N। C1N9 बोलेंगे हम प्यूरिन के लिए, C1N1 हम बोलेंगे पायरिमिडिन्स के लिए। सो कनेक्ट शुगर विथ नाइट्रोजन बेस। तो ये क्या हो रहा है, मैंने 3 मॉलिक्यूल बताए थे, शुगर, नाइट्रोजन बेसेस एंड
फॉस्फेट ग्रुप, तो अभी फॉस्फेट ग्रुप का बाकी है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाउ अनदर बॉन्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये बैकबोन है आपका डीएनए और आरएनए का। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप गेट अटैच टू 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, एक फॉस्फेट ग्रुप या एक शुगर मॉलिक्यूल को 2 फॉस्फेट ग्रुप, आप कोई भी वर्ड यूज कर लो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी एक शुगर मॉलिक्यूल है, उसके कार्बन नंबर 3 पे भी इधर अटैच है, इधर कार्बन नंबर 5 पे भी अटैचमेंट है। तो ये क्यों अटैचमेंट्स है, यहाँ पे देखिए ये शुगर मॉलिक्यूल है, फिर ओके थोड़ा सा अच्छे से निकालते हैं, फिर यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फोरस। तो ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। तो ये क्या है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये देखिए दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है अभी आपने यहाँ पे देखा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 1 एंड नाइट्रोजन बेसेस। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो एक फॉस्फेट ग्रुप में, तो ये आपके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 2 जगह होते हैं, हर फॉस्फेट ग्रुप 2 जगह अटैच होता है, कार्बन नंबर 3 पे एंड कार्बन नंबर 5 पे। यहाँ पे कार्बन नंबर 5 है और यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? जो भी चीज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तैयार होती है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर जब एक साथ आती है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप बिकॉज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अटैच होता है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो व्हाट इज अ डीएनए? डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड पहले बनते हैं, 2 बॉन्ड। अभी तो हमने तीसरा बॉन्ड देखा ही नहीं, तीसरा बॉन्ड हम अभी तुरंत देखने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे बस इतना याद रखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब इसको फिर क्या होगा, फिर आपका ये थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, इन्होंने बस दिखाने की कोशिश की। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे, ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3, फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरह से शुगर और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं एक लाइन में। और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे हर कार्बन, इसको भूल जाओ आप, ये स्ट्रक्चर आप अभी भूल जाओ, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस स्ट्रक्चर। आप खाली आप इतना स्ट्रक्चर देखो, ओनली कॉन्सेंट्रेट दिस स्ट्रक्चर, ओके। तो इतना ही कॉन्सेंट्रेट करो आप। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किस तरह से ये सिंगल स्ट्रैंड बन रहा है, ओके। आपको यहाँ पे 2 ही बॉन्ड दिखे, दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दिस इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ओके। बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2। अब होता क्या है, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, हमने बोला डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हम बोलते हैं उसको। एंड जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल होता है। ये अगर ऐसे चल रहा है तो दूसरा ऐसे, तो ये दो स्ट्रैंड आर, बोथ स्ट्रैंड्स आर अटैच विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब ये तीसरा बॉन्ड क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड इन हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनाइन इज ऑलवेज पेयर विथ थायामीन एंड गिबरेलिन इज ऑलवेज पेयर विथ यूरेसिल, ओके, ATGC या साइटोसिन, सॉरी नॉट यूरेसिल, साइटोसिन। A ऑलवेज पेयर विथ T, G ऑलवेज पेयर विथ C। आपको यहाँ दिख रहा होगा, G इज C, T इज A इज T, C इज G। तो इधर जो भी होगा, अगर इधर C है तो उधर गिबरेलिन आएगा, इधर A है तो उधर थायमिन आएगा, इधर थायमिन है तो उधर एडेनिन आएगा, इधर गिबरेलिन है तो उधर साइटोसिन आएगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट होती है। एंड दीज 2 स्ट्रैंड्स अटैच विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन है? दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और शुगर और फॉस्फेट बैकबोन है आपका, क्योंकि ये बदलते हैं, ये चेंज नहीं होता। शुगर देखिए, डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो सब डीएनए में डीऑक्सीराइबोज ही होगी।
फॉस्फेट ग्रुप तो आरएनए में भी वही है, डीएनए में भी वही है। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर बैकबोन। बदलता क्या है इन जीन, देयर इज अ चेंज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसलिए जीन्स अलग अलग होते हैं। ओके तो जीन बदलेगा, कैरेक्टर विल बी गेट एक्सप्रेस। जीन बदलेगा मतलब क्या होता है, उसमें जो सीक्वेंस है वो चेंज होगा। सीक्वेंस चेंज होने के बाद क्या होता है, प्रोटीन जो बनेगा दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट वेज। ओके समझ में आ रहा है? ओके सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। हम और डिस्कस करने वाले हैं जो डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल दिया किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। अभी आप थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें। नाउ 3' एंड 5' एंड क्या होता है, आपको इधर दिख रहा होगा, इधर 3' है, इधर 5' तो उल्टा है। अब इसको हम 3' to 5' बोलेंगे, इसको हम 5' to 3' बोलेंगे। क्यों? देखिए इसका जो 3rd कार्बन है ये फ्री है OH ग्रुप, और 5th कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो जिस पे भी ऊपर लास्ट में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है 5 नंबर कार्बन के, उसको हम 5' बोलते हैं। OH ग्रुप जहाँ पे भी फ्री होता है उसको हम 3' बोलते हैं। तो यहाँ पे उल्टा होगा, ये एंटी पैरेलल है, ये ऐसा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, और दोनों अटैच है विथ ईच अदर विद द कॉम्प्लीमेंट्री। हम कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं, ए इज ऑलवेज पेयर विथ टी, जी इज ऑलवेज पेयर विथ सी, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ओके नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाइम जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, बट सम टाइम आरएनए आल्सो। जैसे आपने देखा होगा टोबैको मोज़ेक वायरस, उसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। तो जनरली डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन सम टाइम आरएनए में भी वर्क एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी की बात कर रहे हैं हम, हो सकता है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होता है रेप्लिकेशन, वो खुद रेप्लिकेट होता है। ओके इट हैविंग एबिलिटी टू रेप्लिकेट बाय इट्स ओन। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोरेज होती है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। ओके और ये कोडॉन क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। कोडॉन क्या होता है, 3 बेस पेयर जब एक साथ आते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोडॉन। एक्सप्रेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होती है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स, वेरिएशन बाय म्यूटेशन। आपने कोरोना का एग्जाम्पल देखा होगा कि कोरोना में 2-3 प्रकार के स्ट्रेन आ गए और अलग अलग तरह के डिसीजेस होने लगे, वेव्स आने लगी। तो ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन चैप्टर में आपने देखा ही था। सो दिस इज अबाउट द व्हाट, दैट इज अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब हम 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने एक प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, जिन्होंने डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया। ऐसे 3 एक्सपेरिमेंट हम बताने जा रहे हैं। 1928 ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर फॉर निमोनिया डिसीज। ओके डिप्लोकोकस निमोनिया बोलते हैं। अवेरी मैककार्टी ने रियल में अगर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल किसने प्रूव किया, तो इन तीनों ने किया 1944 में। और उनको सपोर्ट हर्से एंड चेस ने एक T2 बैक्टीरियोफेज में एक और एक्सपेरिमेंट करके बताया, दैट इज 1952। तो आपको ये ईयर और इनके 3 एक्सपेरिमेंट किसने क्या किया ये आपको बताना है। सो पहला एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ओके उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन, द थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाज गिवन बाय ग्रिफिथ। अब इसने किया क्या, इसने माइस जो है, चूहा जो है, कुछ चूहे उसने डिसीज से मरने देखा कि कुछ चूहे जो है वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के कारण मर रहे हैं। तो उसने उन माइक्रोब को आइसोलेट किया, तो देखा कि वो जो माइक्रोब है वो डिप्लोकोकस निमोनिया जो है, ओके डिप्लोकोकस नाम का जो माइक्रो है उसमें 2 स्ट्रेन है, एक है एस स्ट्रेन और दूसरा है आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन को हम बोलते हैं स्मूथ स्ट्रेन, उस स्ट्रेन इज कॉल्ड एज स्मूथ स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज रफ स्ट्रेन, उसको हम क्या बोलेंगे, रफ स्ट्रेन बोलेंगे। तो उसने क्या किया, ही हैव ऑब्जर्व द 2 टाइप ऑफ स्ट्रेन्स। ओके 2 प्रकार के स्ट्रेन्स उसने ऑब्जर्व किए। आर स्ट्रेन इज रफ स्ट्रेन, बट आर स्ट्रेन जो चूहा है उसको मार नहीं पाता था। ओके तो उसने 2 तरह की कॉलोनीज देखी और उसने क्या किया, सबसे पहले चूहे को रफ स्ट्रेन से इन्फेक्ट किया, चूहा मरा नहीं। ओके वहाँ पे क्या नहीं हुआ, चूहा हेल्दी था, वहाँ पे डिसीज हुआ नहीं।
आर स्ट्रेन से कुछ हुआ नहीं, उसने स्मूथ स्ट्रेन को इन्फेक्ट करके इंजेक्ट करके देख लिया, तब देखा कि यार चूहे को निमोनिया हो गया, वो मर गया। और वहाँ पे उसने मरे हुए चूहे से जब कॉलोनीज निकाली तो खाली उसको क्या मिला, ओनली ही हैव ऑब्जर्व द एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन। इधर भी उसने जब जिंदे चूहे से देखा तो वहाँ पे कॉलोनीज थी, मतलब ग्रोथ वाज देयर, लेकिन यहाँ पे डिसीज कॉज नहीं हुआ, यहाँ पे डिसीज कॉज हो गया, चूहा डाई हो गया, मर गया। उसने क्या किया, उसने यार देखा कि ऐसे कैसे हो गया, फिर क्या किया उसने, स्मूथ स्ट्रेन से डिसीज हुआ था, ही हैव हीटेड द स्ट्रेन्स, और हम उनकी कॉलोनीज को हम उसने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे समझ लो, और किल किया। और किल करने के बाद उसका इंजेक्शन दिया उसने माइस के अंदर, तब देखा तो माइस के अंदर कोई भी कॉलोनी नहीं मिली, कोई भी एस स्ट्रेन भी नहीं मिला, रफ स्ट्रेन भी नहीं मिला, और माइस जिंदा था। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा। फिर उसने क्या किया, उस हीटेड एस स्ट्रेन के सेल्स को मिक्स किया स्मूथ स्ट्रेन के रफ स्ट्रेन के सेल के साथ। स्मूथ स्ट्रेन सेल गेट मिक्सड विथ रफ स्ट्रेन सेल, ओके। उसने रफ स्ट्रेन सेल के साथ मिक्स किया, और हुआ क्या, फिर भी माइस मर गया। देखिए पहले जब उसने खाली स्मूथ स्ट्रेन को हीटिंग करके किल करके इन्फेक्ट किया तब नहीं मरा था, कॉलोनी भी कुछ नहीं मिली। अब क्या हुआ, अब हुआ कि स्मूथ रफ स्ट्रेन और स्मूथ की किल्ड स्ट्रेन है, हीट किल्ड है हम बोलेंगे उसको। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हीट किल्ड एस है और लिविंग आर है। तो हुआ क्या, कुछ सेल रफ सेल से एस सेल में कन्वर्ट होगी, ओके, रफ सेल से एस सेल में कन्वर्ट होगी, और यहाँ पे माइस को डिसीज हो गया, एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। और उसने कॉलोनीज देखी तो दो तरह की मिल गई उसको, कुछ उसको रफ स्ट्रेन की कॉलोनीज मिली, कुछ उसको स्मूथ स्ट्रेन की कॉलोनीज मिली। तो उसने क्या किया, उसने ये कंक्लूजन दिया कि समथिंग गेटिंग ट्रांसफर। अब क्या ट्रांसफर हो रहा है उसको पता नहीं था, तो उसने डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल बताया क्या, नहीं, लेकिन शुरुआत उसने की ना 1928 में। देखिए मेंडल का हिस्ट्री आप 1900 से पहले की बात कर रहे हो, उसके बाद हमें डीएनए की 1928 नहीं 1944 में पता चला कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे इसने खाली बोला समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर, मतलब 1944 तक डीएनए पता था, लेकिन डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ये नहीं कंफर्म था। तो अवेरी मैक्यूलर और मैककार्टी ने फिर एक एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंटिन्यू किया। वो कैसे किया हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमें वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल भी देखना है, बट लेट इट बी डन बाय मोर देन 1 आवर, नो प्रॉब्लम। तो हमें क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर हमें डिस्कस कर अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद तुरंत हम डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद तुरंत ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद तुरंत ट्रांसलेशन, क्या है ख़त्म है। उसके बाद हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, जीन रेगुलेशन भी देखेंगे। तो हमारा मैक्सिमम जेनेटिक्स ख़त्म हो जाएगा। आपका जितना भी प्रॉब्लम्स थे दैट विल बी गेट सॉल्व इन दिस रिकॉर्डिंग्स। तो क्या करना है आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपके सीनियर जो फेल हो चुके हैं जेनेटिक्स में, आपके अगले साल जो जूनियर आएंगे उनको ये कोर्स रेफर करिए। हो सकता है अभी ये 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ के आसपास कोर्स मिल रहा है, हो सकता है मैं इसका प्राइस फिर थोड़ा बहुत कम भी कर दूँ। क्यों, नॉट फॉर अर्निंग, आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपके जूनियर्स को बेनिफिट हो जाएगा। ये कोर्स मैं JRF SRF नेट लेवल का बना रहा हूँ, ओके। सो इस कोर्स में कुछ कमी नहीं है, ओके नाउ, ठीक है, लीव दैट। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय ग्रिफिथ इन 1928 एंड अब कभी क्वेश्चन क्या आते हैं, देखिए आप ये तो एक्सप्लेनेशन दोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आता है, कौन सा स्ट्रेन था, कौन सा डिसीज था, ओके। तो ये स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, डिप्लोकोकस निमोनिया, उससे डिसीज होता है। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। अगर हीट किल्ड एस सेल आप इन्फेक्ट करोगे तो डिसीज होगा कि नहीं होगा, वो तो एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इफ वी आर इन्फेक्टिंग द माइस विथ हीट किल्ड स्ट्रेन, या फिर लिविंग सेल प्लस हीट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे मैं 10-15 क्वेश्चन बना सकता हूँ इतने के ऊपर ही। तो आपको कंफ्यूज ना होके थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आपको आंसर देने हैं कूल माइंड से। तो दिस इज एक्सपेरिमेंट, ओके। तो आपको ये डायग्रामेटिकली वहाँ पे बहुत अच्छा चूहा निकालने की ज़रूरत नहीं है।
खाली आप इतना भी करोगे बहुत है। ओके, अब वो कॉलोनी क्या आएगी, ये थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। ओके, इंजेक्शन निकालना पड़ेगा यहाँ पे, आपको निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। ओके, इस तरह से इंजेक्शन निकालना पड़ेगा। सो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करो एग्जाम में जब आप लिख रहे हो। इफ़ यू आर एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय ग्रिफिथ, तो अगर मैंने आपको 8 नंबर का ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट आपको बोला तो आपको डायग्राम निकालनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कौन सा स्ट्रेन का स्टडी किया, क्या थ्योरी बताई। सो व्हाट ही हैव टोल्ड, व्हाट कंक्लूजन ही हैव गिवन, ही हैव टोल्ड दैट समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम किल्ड, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरी दिया है। ओके, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम किल्ड मतलब मरे हुए स्मूथ स्ट्रेन टू द रफ स्ट्रेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट रफ स्ट्रेन गेट कन्वर्टेड इनटू स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन का कन्वर्जन किस में हो गया, स्मूथ स्ट्रेन में हो गया, और वो डिसीज कॉज करने लगा। और यहाँ पे मरे हुए माइस में दोनों तरह की कॉलोनीज मिली, रफ स्ट्रेन की भी मिली और स्मूथ स्ट्रेन की भी मिली, और माइस भी डेड हो गया, वहाँ पे निमोनिया डिसीज हो गया। सो दिस इज अबाउट द व्हाट, दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय ग्रिफिथ्स। ओके, अब ग्रिफिथ ने बताया क्या डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, नहीं, उसने बस खाली ये बोला समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर। अब नेक्स्ट उसने ये बोला कि समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर। अब ये देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है, 2 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ निमो बैक्टीरिया। ओके, निमोकोकस बैक्टीरिया, तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। ओके, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, वहाँ पे है ऑलरेडी बताया हुआ। अब दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय अवेरी मैक्यूलेर एंड मैककार्टी। ये वाला जो दूसरा एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट वाज कंडक्टेड बाय अवेरी मैक्यूलेर एंड मैककार्टी 1944, ईयर भी याद रखिए। तो हम अब सेकंड एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ओके, क्या है, सी अवेरी मैक्यूलेर और मैककार्टी ने देखा कि यार ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट तो बहुत बढ़िया किया, उसमें सही में मीनिंग है, बट व्हाट समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी तो दिया, लेकिन क्या ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे, आरएनए ट्रांसफर हो रहा है, या आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, प्रोटीन है कि डीएनए है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइस को ये जो एस स्ट्रेन से उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन से जो आपका जो एस स्ट्रेन है उसमें अलग अलग क्या किया, ट्रीट किया, अलग अलग ट्रीट इन द सेंस व्हाट, एस स्ट्रेन से जो कॉलोनीज है उनमें उन्होंने पहला कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रॉय किया। क्या किया, कार्बोहाइड्रेट CHO को डिस्ट्रॉय करके देखा, और कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रॉय हो गया, और उनको इन्फेक्ट किया विथ लिविंग सेल ऑफ रफ स्ट्रेन, फिर भी डिसीज हो गया, मर गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद उन्होंने लिपिड को डिस्ट्रॉय किया बाय यूजिंग लिपिडेज, लिपिड को डिस्ट्रॉय किया, फिर भी माइस मर गया, इसका मतलब लिपिड इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद उन्होंने आरएनएज का यूज करके आरएनए डिस्ट्रॉय किया, बाकी मॉलिक्यूल को रहने दिया, फिर भी उंदीर मर गया। उसके बाद उन्होंने प्रोटीनेज का यूज करके प्रोटीन डिस्ट्रॉय किया और इन्फेक्ट किया उस स्ट्रेन को रब के साथ, स्मूथ को रब के साथ, फिर भी उंदीर मर गया। जब उन्होंने डीएनए को डिस्ट्रॉय किया, किससे, डेड सेल से, तब माइस नेवर डाई। इसका मतलब क्या है, क्या ट्रांसफर होता था, डीएनए वाज गेटिंग ट्रांसफर। तो कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ये जो है आपके ये स्ट्रेन है आपके हीट किल्ड, उसको आप क्या कर रहे हो, उसमें से जो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, एक बार उंदीर मर नहीं रहा। आप लिपिड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप आरएनए को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, फिर भी उंदीर मर रहा है। ओके, एवरी टाइम माइस इज गेटिंग डाई, बिकॉज दैट वाज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। तो ट्रांसफर क्या होता था, फ्रॉम एस स्ट्रेन टू रफ स्ट्रेन, और ट्रांसफर होता था डीएनए। क्या होता था, डीएनए। तब जब आपने डीएनए को डिस्ट्रॉय किया, तब जाके माइस जिंदा रहा, सर्वाइव कर दिया। सो दिस इज अबाउट द सेकंड एक्सपेरिमेंट। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट इज
डन बाय हर्से एंड चेस इन 1952। दिस इज अ थर्ड एक्सपेरिमेंट। ये आपको थर्ड एक्सपेरिमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक मैंने पहले ही बोला कि बड़ा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा भी बड़ा नहीं होगा, 1 घंटे से हार्डली 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा होगा, ज़्यादा नहीं। दिस इज़ योर थर्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में मॉडल डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपको दोनों एक्सपेरिमेंट करने के लिए 8 क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर का। सो क्वेश्चंस कैन बी आस्क इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो आपको सबसे पहला T2 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ये जो T2 बैक्टीरियोफेज है, ओके, ये जो T2 बैक्टीरियोफेज है, ये दैट इज दिस इज अ T2 बैक्टीरियोफेज। इसको हम क्या बोलेंगे? T2 बैक्टीरियोफेज बोलेंगे हम उसको। ओके, नाउ इसका ये डबल अलग अलग तरह से लिया हुआ डायग्राम है, 2D 3D व्हाटएवर। ओके, अब होता क्या है, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, दैट इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को किल करता है, ये वायरस ही है, ये वायरस का ही प्रकार है। वो क्या करता है? बैक्टीरिया के ऊपर खाता है और उनको किल कर देता है, दैट इज इट्स कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। तो ये क्या है, इनके जो इस तरह के पेयर होते हैं, ओके, ये प्रोटीन का बना होता है। बस खाली अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ये हेड है या उसका बॉडी है, और ये लेग्स है, टेल बोलेंगे हम उसको, जनरली वी आर कॉलिंग टेल। तो लॉन्ग टेल फाइबर, ये बेस प्लेट है यहाँ पे, तो ये टेल होता है, ये कॉलर होता है, और ये हेड होता है। तो ये 3 ऑर्गन पार्ट्स का बनता है। ये सब पूरा प्रोटीन का बना हुआ है। अंदर क्या होता है? अंदर होता है आपका डीएनए। इनसाइड द हेड, हेड के अंदर डीएनए होता है, और वो डीएनए क्या करता है? पूरे ऑर्गन्स को, मतलब ये जो और वर्क एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। रेप्लिकेशन के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय दैट डीएनए। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है, उन्होंने क्या किया? अब हमें पता है कि T2 बैक्टीरियोफेज इज मेड अप बाय ओनली 2 ऑर्गेनेल। एक तो आपका प्रोटीन है, मतलब ऑर्गेनेल नहीं, कंपोनेंट्स, और दूसरा है डीएनए। ये दोनों मॉलिक्यूल छोड़ के T2 बैक्टीरियोफेज में कुछ भी नहीं होता। ओके, उसमें कुछ नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया? व्हाट दे हैव डन, कौन? हर्से एंड चेस 1952। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आइसोटोप्स यूज़ कर दिया। ओके, उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया। पहले उन्होंने रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ किया प्रोटीन के लिए, ओके, और दैट वाज S35। वो कौन सा था? S35। तो ये रेडियो एक्टिव लेबलिंग किया। दूसरा उन्होंने डीएनए के लिए किया, दैट इज P32। कौन सा किया? P32 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किया। अब उन्होंने क्या किया? T2 बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया S35, वो प्रोटीन में होता है, S35 आइसोटोप्स में। तो ये हेवी मॉलिक्यूल है। उन्होंने क्या किया? जितने भी T2 बैक्टीरियोफेज ग्रोथ मीडिया है वो S35 का रखा। तो पूरा का पूरा प्रोटीन T2 बैक्टीरियोफेज में कौन सा जाएगा? S35 का। और फिर उन्होंने उसको इन्फेक्ट करके देखा, किसको? इकोलाई में। तो इकोलाई के साथ इन्फेक्ट करके देखा, तब उन्होंने देखा कि आने वाला जो T2 बैक्टीरियोफेज है उसमें S35 मिला नहीं। नो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फाउंड डिटेक्टेड। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफर होता ही नहीं था, क्योंकि प्रोटीन जो भी बनता था वो विद द हेल्प ऑफ इकोलाई के सेल में से प्रोटीन लिया जाता था। ओके, या उस वहाँ पे बाद में बनता था। तो इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये प्रूव हो रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? तुरंत उन्होंने डीएनए को आइसोटोप से लेबल किया, दैट इज P32। अब उनको क्या मिला? कुछ आपको जितने भी T2 बैक्टीरियोफेज है शुरुआत में, वो आपको क्या मिले? शुरुआत वाले में P32 मिले। ओके, उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि बाद में T32 जितना था उतना ही मिलेगा ना। उसके बाद में जो है वो नॉर्मल ही रहेगा, नॉन रेडियो आइसोटोप ही रहेगा। सो देयर विल बी नो। तो बाद वाले में मतलब प्रोटीन नहीं मिला, प्रोटीन उनका S35 नहीं मिला, खाली उनको क्या मिलेगा? P32 मिलेगा। तो ये प्रूव करता है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए इज गेटिंग ट्रांसफर। देखिए 2 चीज़ें। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है हर्से एंड चेस का सपोर्ट किया इसने, किसको? अवेरी मैक्यूलर मैकार्टी को। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है
एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट विच कंडक्टेड और विच प्रूव्ड द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो वो कौन सा है, एवेरी मैक्लॉरिन मैककार्टी का। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट विच सपोर्ट द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो हर्शे एंड चेस का ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है हर्शे एंड चेस कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन वन बैक्टीरियोफेज, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज का आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताना है। ओके, यू नीड टू एक्सप्लेन दिस, यू नीड टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो, लाइटली आप थोड़ा सा रफली ड्रा करो। उसके बाद आपको ये बताना है कि T2 बैक्टीरियोफेज इज मेड अप बाय ओनली 2 मॉलिक्यूल, प्रोटीन एंड डीएनए। उसमें 2 ही चीज़ें होती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटीन को हेवी आइसोटोप से लेबल किया और देखा कि कॉलोनीज में हेवी आइसोटोप्स ट्रांसफर हो रहे हैं क्या, तो हुए नहीं, बैक्टीरिया में नहीं हुए। लेकिन डीएनए को जब हेवी आइसोटोप से उन्होंने P32 से लेबल किया, तब वो वहाँ पे कुछ बैक्टीरियोफेज क्या मिले, मतलब शुरुआत वाले तो पूरे मिले, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अब रेडियो एक्टिव उतना ही है, लेकिन बाकी जो नया डीएनए बनेगा वो क्या होगा, वो नॉर्मल वाला बनेगा, रेडियो आइसोटोप्स का नहीं बनेगा। लेकिन शुरू में तो मिला ना, तो दैट प्रूव दैट इट प्रूव्स दैट व्हाट, DNA is a generic material. DNA was getting transferred, and this experiment supported to the experiment which was conducted by Avery, McLeod and McCarthy in 1944. So this is about the 3 experiments showing that DNA as a generic material. समझ में आ रहा है? अब हम तुरंत इसके बाद DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और इरविन चार्गव्स का रूल देखेंगे। इरविन चार्गव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके ऊपर JRF SRF नेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। सो यू शुड एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपके एंटम में भी प्रैक्टिकल में आपको प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं 5 नंबर 4 नंबर के लिए। अगर मेरे एग्ज़ाम है, मेरे स्टूडेंट्स याद रखना, जिनको मैं अभी थ्योरी ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, उन आप लोगों को इसके ऊपर 5 नंबर 4 नंबर का प्रॉब्लम आने का चांस है। ओके, तो दैट कैन बी आस्क। ओके, आप बोलोगे कि हमें कोई नहीं एक बैच में आएगा तो हम फॉलो करेंगे, नहीं, प्रॉब्लम विल बी गेट चेंज। ओके, नंबर बदलना है, मुझे कोई उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो आप चार्गव रूल्स क्या बोलते हैं, ये देखिए, इरविन चार्गव्स रूल्स, इसने बहुत अच्छा बात बताया है, बहुत अच्छा एक स्टडी किया है, किसका, नाइट्रोजन बेसिस का, नाइट्रोजन बेसिस इन डीएनए। ओके, तो ये चार्गव्स रूल्स के हेल्प से, बाद में उसके हेल्प से ही डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बनाने में हम वाटसन और क्रिक को मदद मिली। ओके, नाउ व्हाट दिस, Chargavs analyzed the base composition of DNA, base pairs का composition of DNA, which was isolated from many different species। उसने क्या किया, बहुत सारे स्पीसीज का DNA आइसोलेट किया और उसमें अलग अलग नाइट्रोजन बेसिस का स्टडी करने की कोशिश की। और उसने क्या कंक्लूजन दिया, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉन बाय हिम आर, पहला कंक्लूजन था द सम ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरिमिडिन बेसिस। मतलब प्यूरिन क्या है, A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C, या C प्लस T आप बोलो, कोई बात नहीं। दूसरा, द रेशियो ऑफ एडेनाइन टू थायमिन इज 1, क्योंकि A इज इक्वल टू T तो A1 आ जाएगा, एंड G बाई C इज ऑल्सो 1। ये चीज़ें याद रखना है आपको, क्योंकि A जितना है उतना T होता है डीएनए में, क्योंकि जितना एडेनाइन है उतना ही थायमिन होगा, बिकॉज A ऑलवेज पेयर विथ T विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G ऑलवेज पेयर विथ C विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब मैं बॉन्ड का नंबर बता रहा हूँ, मैं अभी डीएनए स्ट्रक्चर में बताऊंगा, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। थर्ड कंक्लूजन, बेसिस विथ 6 अमीनो ग्रुप्स आर इक्वल टू बेसिस विथ 6 कीटो ग्रुप्स, क्योंकि एडेनाइन और गिवानाइन और थायमिन और साइटोसिन्स इक्वल होते हैं। A प्लस C इज इक्वल टू G प्लस T, ये भी सही है। ओके, आप करके देखोगे तब भी आ जाएगा। देन द रेशियो ऑफ A प्लस T डिवाइडेड बाय G प्लस C नोन एज डिसिमेट्री रेशियो वेरीज फ्रॉम वन स्पेसीज टू अनदर स्पेसीज। तो ये स्पेसीज टू स्पेसीज 80 डिवाइडेड बाय GC का रेशियो बदलता है। अगर आप ह्यूमन की बात करोगे इट इज़ 1.52, मतलब 80 ज़्यादा होता है, और अगर आप इकोलाई की बात करोगे 0.92, इसका मतलब वहाँ पे GC ज़्यादा होगा, इसलिए ये रेशो लेस देन 1 आ रहा है। ओके, और ये चार्गव्स डाटा ऑलवेज सजेस्टेड दैट A ऑलवेज पेयर विथ T एंड G ऑलवेज पेयर विथ C। तो ये आपका चार्गव्स रूल है। इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे आते हैं अब देखो।
पहली एक बात याद रखनी है, A इज इक्वल टू टी, G इज इक्वल टू सी, बिकॉज A ऑलवेज पेयर विथ T। यही बात याद रखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। दूसरी एक बात याद रखनी है, ये वाला रेशो था ना, वो इज इक्वल टू 1, ये वाला इज इक्वल टू 1, ये नहीं यहाँ पे दिया नहीं, ये भी 1 आता है, दैट इज ऑल्सो 1। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें याद रखनी है। अब मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इफ थायामीन इज इक्वल टू 20%, परसेंट की बात कर रहे हैं, अगर थायामीन 20% है, व्हाट विल बी द ग्यूएनाइन, ग्यूएनाइन कितना परसेंट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ओके। व्हाट विल बी एडेनाइन परसेंट एंड व्हाट विल बी साइटोसिन परसेंट। तो ये देखिए आपको पता है T इज इक्वल टू ए, T इज इक्वल टू ए, तो अगर T 20% है तो A भी कितना होगा 20%, तो इसका आंसर निकल गया 20%। अब A और T मिला के कितना हो गया 40, बचा कितना 60। अब 60 में से आधा G होगा आधा C होगा, तो G कितना आएगा 30% और C कितना आएगा 30%। ये आपका पूरा मिला के 100% हो जाएगा। तो यू शुड एबल टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स लाइक दिस। तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते आना जरूरी है। यू शुड एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस। समझ में आ रहा है। नाउ वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल, हम अब वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर आपका कवर होता है। उसके बाद हम तुरंत डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आपका जेनेटिक कोड, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स विल बी गेट कवर्ड, ओके। और 3-4 आपके रिकॉर्डिंग होंगे। नाउ मेन फीचर, अभी देखिए वाटसन और क्रिक ने क्या दिया। what is the main feature of this model given by Watson and Crick? पहला है DNA molecule is right handed, ये right handed होता है। हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, आपने देखा था एंटी पैरेलल चेन है, एक तरफ जा रही है 3' to 5', दूसरी जा रही है 5' to 3', तो ये उल्टी होती है। डबल हेलिक्स हैज़ अ मेजर ग्रूव, इसमें आप अगर देखोगे एक होती है मेजर ग्रूव, दूसरी होती है माइनर ग्रूव। जब ये टर्न लेगा तो वहाँ पे मेजर एंड माइनर ग्रूव होता है। मेजर ग्रूव का विड्थ होता है 12 एंगस्ट्रॉम यूनिट और डेप्थ होता है 8.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। माइनर ग्रूव का विड्थ होता है 6 एंगस्ट्रॉम यूनिट और डेप्थ होता है 7.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 2 चेन्स ऑफ डबल हेलिक्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये जो चेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है, ओके। द चेन रन इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ द डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये जो डायमीटर है ये डीएनए स्ट्रक्चर का, ये 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट का है, दैट इज अ 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। द लेंथ ऑफ पिच, पिच का मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए डीएनए टर्न ले रहा है, एक टर्न कंप्लीट होना, द कंप्लीशन ऑफ द 1 टर्न इज कॉल्ड एज पिच, उसको हम बोलते हैं पिच। और इसका लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, दैट इज अ 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो जब भी डीएनए एक टर्न कंप्लीट करेगा उसको हम बोलते हैं पिच, क्योंकि डीएनए टर्न लेते रहता है और हर पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं, ओके। ईच टर्न मतलब पिच ऑफ अ हेलिक्स कंटेन 10 न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स के रेसिड्यूज होते हैं। तो हर न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना गैप होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट का, कितना 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट का। The 2 chains held together by हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आपने देखा ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ कैसे हेल्ड हो रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। A always pair with 2T by 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड G always pair with C by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, G always pair with C by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो A में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं T के साथ, G में 3 हाइड्रोजन होते हैं C के साथ। तो मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है, जहाँ पे 2 है तो एनर्जी कम लगेगी एज कम्पेयर टू 3, हाइड्रोजन बॉन्ड ही है ना, तो उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी, तो इसके लिए जीसी रिच, आपने इकोलाई देखा जीसी रिच है तो वो हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा करेगा। ह्यूमन में जीसी कम होता है, 80 ज़्यादा होता है, 1.5 तो आपने रेशियो देखा था, मतलब बहुत कम है क्या जीसी। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। आपने डायमीटर देखा 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट का है।
जो टर्न है उसमें मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव होता है, वो भी आपने देखा, उसका आप विड्थ और डेप्थ देखिए, याद रखिए। तो मेजर के बाद माइनर, माइनर के बाद मेजर, देखिए मेजर माइनर इधर उल्टा होता है, ये टर्न लेते रहेगा, राइट हैंडेड टर्न होता है इसका। और हर टर्न कंप्लीट होना मतलब एक पिच कंप्लीट होना। अगर यहाँ से और यहाँ तक कि आप देखोगे तो दिस इज अ कंप्लीट टर्न, ये आपका एक कंप्लीट टर्न हो गया। और हर पिच में 10 बेस पेयर इन्वॉल्व होते हैं, ओके और हर बेस पेयर में डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। सो ये आपका है, मैंने आपको न्यूक्लियोसोम सोलनॉइड मॉडल बताया था, दिस इज दैट, ओके। तो ये है आपका पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, डीएनए स्ट्रक्चर, ओके और आपका आरएनए का स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? देखिए पहला डिफरेंस है शुगर मॉलिक्यूल, ओके हम डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। आई विल इंसर्ट द पीपीटी, एक मैं स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, हियर, ठीक है। क्या हो गया रे, इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ हो गया, ओके नाउ, ओके हम डिफरेंस देखेंगे डीएनए और आरएनए का। कलर चेंज करते हैं, लेट्स चेंज कलर, बस 5 मिनट, हाँ ज़्यादा कुछ नहीं, वी विल कंप्लीट दिस डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहला डिफरेंस है शुगर मॉलिक्यूल। यहाँ पे कौन सा शुगर है? डीऑक्सी, सॉरी यस सही था, डीऑक्सी राइबोज। यहाँ पे कौन है? राइबोज। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल है। डीएनए इज ओनली 1 टाइप, आरएनए इज 3 टाइप। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, रेयरली, ओके इट इज जेनेटिक मटेरियल, बहुत कम है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया। देन थायामीन प्रेजेंट, थायामीन एब्सेंट, यूरेसिल एब्सेंट, यूरेसिल प्रेजेंट। तो इस तरह से आपको क्या है, अलग अलग तरह के डिफरेंस आप 5-6 लिख सकते हो। अगर आपको एग्जाम में राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए अगर आता है, so you should able to write the difference between DNA and RNA. So this is about the first chapter of the molecular genetics. हम second chapter हम डिस्कस करने वाले हैं, that is the DNA replication.